अब जो 5 साल जो हमने जनप्रतिनिधि जिनको चुना, अब ये पूरा हम 5 साल का एनालिसिस करके सरकार का भी, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी, और फिर हम चुनाव में जाएंगे। यही उम्मीद है कि वो बैतूल ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा दें और एक कृषि विज्ञान महाविद्यालय की सुविधा दें। लेकिन जितना प्रतिशत हमारा संख्या में है उतना हमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या किसी पदों पे हमारे समाज के लोग उतने नहीं पाए जाते। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। हुए तो करेंगे कि हमारे जो समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या हमारे समाज से जो युवा नेता निकले हैं उनको पार्टी कितना महत्व देती है, कौन सी पार्टी कितना महत्व दे रही है और उनको आगे उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, या उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अगले विधानसभा में तुमको टिकट दिया जाएगा या इस विधानसभा में तुमको टिकट दिया जाएगा, तो इस बार तो ध्यान दिया जाएगा। और मैं मतदाता से भी कहूँगा, सरकार देती है बिल्कुल लीजिए, लेकिन अपना वोट आप उसी को दीजिएगा। नमस्कार, एमपी तक की चौपाल बैतूल पहुंची है। हम बैतूल ज़िले की बात करेंगे। बैतूल ज़िला आदिवासी बाहुल्य ज़िला है, लेकिन आदिवासियों के बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई समाज आती है तो वो कुणबी समाज है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आज हम कुणबी समाज की नब्ज टटोलेंगे कि आखिर ये समाज क्या चाहता है, राजनीति में इस समाज की क्या भागीदारी है और क्या इनकी सोच है। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक की चौपाल में। तो हम सबसे पहले पंकज भाई से बात करेंगे कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं इसको लेकर कुणबी समाज क्या सोचती है। सबसे पहले तो मैं एमपी तक चौपाल के माध्यम से जो आज राजेश भाटिया जी ने इतना अच्छा कदम हमारे लिए उठाया है, उसके लिए मैं पूरे कुणबी समाज की तरफ से उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और चूँकि अभी हम सब जानते हैं कि बहुत जल्दी बैतूल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और पुनः एक बार मध्य प्रदेश सरकार का चुनाव होने जा रहा है। और जैसा भी राजेश भाई ने बताया कि बैतूल एक आदिवासी बाहुल्य है, लेकिन उतनी संख्या कुणबी समाज की भी है। तो जैसे आदिवासी बाहुल्य होने के बावजूद भी बैतूल ज़िले की पहचान कुणबी समाज से है, और कुणबी समाज शुरू से संख्या के हिसाब से और अपने स्वभाव के हिसाब से दूसरे समाजों को साथ लेके चलने का जो एक गुण हमारे समाज में है, ये एक अपने आप में कुणबी समाज की बहुत बड़ी विशेषता है। बड़े दिल वाले हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि अभी चुनाव होगा और जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी उसकी सरकार चुनी जाएगी। वही फार्मूले को ध्यान में रखते हुए जो है कि संख्या जिसकी ज़्यादा उसकी उतनी ज़्यादा सत्ता में या सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी होना चाहिए। आज का ये सब्जेक्ट राजेश भैया ने हमारे सामने लाया, और निश्चित ही कुणबी समाज जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में है, अधिकतर लोग गाँवों में निवास करते हैं, और उनकी ये यानी उनके जो समस्या हैं उस पर निश्चित ही हम लोग का सबका फोकस रहेगा कि वो समस्या दूर होना चाहिए। जैसे कि उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके लिए पूरा समाज सरकार की तरफ देखता है। और उसके लिए कहीं ना कहीं क्या जो आप देखते हैं सरकार की तरफ वो पूरा होता है? कुछ हद तक पूरा भी होता है, और कुछ हद तक हम अपने जनप्रतिनिधियों पर डिपेंड रहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं को अच्छे से दूर करें। और ये पूरा अब हम जब आपकी कसौटी पे खरे उतरते हैं क्या जनप्रतिनिधि? वही मैं बोलने वाला था कि अब जो 5 साल जो हमने जनप्रतिनिधि जिनको चुना, अब ये पूरा हम 5 साल का एनालिसिस करके सरकार का भी, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी, और फिर हम चुनाव में जाएंगे। और सब इतना बड़ा समाज है, सबकी अपनी सोच रहती, सबकी अपनी समस्याएं और अपना वो रहता है, उस हिसाब से वो समाज के एक वरिष्ठ समाज सेवी और समाज के लिए काफ़ी काम करते हैं, शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको कि जो समाज है, कुणबी समाज है, जो उसकी अपेक्षाएं हैं वो राजनीतिक दल पूरे करते हैं? हाँ, कुछ हद तक पूरे करते हैं, परंतु अभी हमारे ज़िले की और हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हमारा समाज रोज़गार की डिमांड करता है, और आने वाली सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि वो बैतूल ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा दें और एक कृषि विज्ञान महाविद्यालय की सुविधा दें, क्योंकि बैतूल ज़िला जो है पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। तो इससे हमारे युवा साथियों को रोज़गार की भी सुविधा मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास होगा। हमारे साथ समाज के युवा डॉक्टर नितिन देशमुख जी हैं। नितिन जी, क्या लगता है जो शैलेंद्र जी बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए या शिक्षा के बड़े स्तर होना चाहिए? हमारे समाज का बहुत सा प्रतिशत गरीब भी है,
और बहुत से मध्यम वर्गीय हैं। जो आज जिस तरीके से अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है तो रियली सबसे ज़्यादा महत्वता अगर किसी चीज़ की है तो मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है बैतूल में। जिससे क्या है, गरीब तबका जिसको आज बहुत ज़्यादा पैसा नागपुर, भोपाल, इंदौर जैसे सिटीज़ में देना पड़ता है, वो अगर मेडिकल कॉलेज में अच्छी फैकल्टीज़ और अच्छा सुविधाएँ और मल्टी स्पेशलिटीज़ अगर उसके साथ आती है तो यहाँ के जो गरीब तबके के हमारे समाज के लोग हैं और जो मध्यम वर्गीय जिनको फाइनेंशियल कमज़ोर है उनको हम मेडिकल कॉलेज के ज़रिए बहुत बड़ा एक फ़ायदा दे सकते हैं। और हम आगे जो भी सरकार बने, कांग्रेस, बीजेपी, हम उनसे और यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि चुने वो हम उनसे चाहेंगे कि एक मेडिकल कॉलेज जो सिर्फ कुंभी समाज के लिए नहीं है, बाकी जो दूसरे समाज भी हैं जिन्होंने मध्यम वर्गीय और करीब हैं उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। राजेश जी, जो वर्तमान में 18 साल लगभग बीजेपी की सरकार प्रदेश में रही है, जो अन्य समाजों के लिए किया जाता है वैसा लगता है आपकी समाज के लिए किया जाता है? नहीं, अभी तक ऐसा हमें कहीं महसूस तो हुआ नहीं है। हाँ, प्रलोभन जरूर दिया जाता है वोट बैंक को नज़र रखते हुए, लेकिन ऐसा कहीं महसूस हुआ नहीं है कि बहुत कुछ ज़्यादा बढ़ के हमारे समाज के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि ने या सरकार ने किया है। बीच में शिवाजी ऑडिटोरियम के रूप में बनाया गया था और हमसे कहा गया था कि वो समाज के लोगों को उसमें रख के समाज के उसमें प्रतिनिधित्व करवाएंगे, लेकिन अभी भी वो स्टे है उस पर, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ अभी तक। मनोज जी हमारे साथ हैं, तो बताएं कि जो जन भागीदारी है राजनीति में कुंभी समाज की, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक बैतूल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो लगभग मेरे ख्याल से 2,52,300 समथिंग कुछ मतदाता हमारे बैतूल विधानसभा क्षेत्र में है। और कुंभी समाज की बात करें तो लगभग 40 से 45 हज़ार मतदाता हमारे पास में है। और यदि ढोलेवार समाज को भी मिला दिया जाए 10,000 वोट, लगभग 50,000 क्रॉस हम करते हैं। लेकिन जितना प्रतिशत हमारा संख्या में है उतना हमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या किसी पदों पे हमारे समाज के लोग उतने नहीं पाए जाते। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रलोभन जरूर दिया जाता है, लेकिन अंतिम क्षण में राजनीतिक दावपेच के चक्कर में हमारा समाज काफ़ी सीधा समाज है, आप लोग समझ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंगली हमें राजनीतिक और जितने भी पद है उस पर कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और ये समाज अच्छे से समझता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में हम बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन करके दिखाएंगे और कुंभी समाज जागरूक है। मैं बात करूं अगर कि समाज के लिए क्या किया, तो आज अगर मैं एक छोटा सा मुद्दा उठाऊं कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब किसानों के बच्चे आज शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, जो बेचारे बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हॉस्टल नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इस विषय पे कभी कोई नहीं सोचता है। रही बात ओबीसी समाज की, अगर हम बात करें, बिकॉज हम कुंभी समाज के लोग ओबीसी से आते हैं, 27% आरक्षण को प्राप्त करने के लिए आज कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हाई कोर्ट के अंदर वो मामला गया, लेकिन किसी भी सरकार ने ना आगे बढ़ के उस पर अपना एक इनिशिएटिव लेने का प्रयास नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद में हम लोगों को ना छोड़ दिया जाता है और चुनाव के समय जब आते हैं तो इन मुद्दों को उठाया जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जितने भी कुंभी समाज है, जितने भी मतदाता हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोटिंग को ज़रूर करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। हर्षवर्धन जी हैं, क्या लगता है कि जो भाजपा कांग्रेस जो प्रमुख दल हैं मध्य प्रदेश में और कुंभी समाज जो है उसके लिए इन दलों ने कुछ किया है? देखिए, दल विशेष की हम जब बात करते हैं तो वो उनके अपने अपने एजेंडा होते हैं, वो अपने अपने तरीक़ों से चलते हैं। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि कांग्रेस ने हमारे समाज को हमेशा से टिकटें भी दी हैं, 2 बार मंत्री भी बनाया है। यहीं पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी से हमारे समाज को कभी कुछ नहीं मिला इस तरह का। यहाँ से तो आज भी एक भी बार टिकट भी नहीं मिली, तो ये हमेशा से उपेक्षित रखते हैं। अब आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा कि हमारे जैसे स्वाभिमानी और सरल समाज को खुद डिसीजन लेना पड़ेगा क्या करना है। यहाँ बात आई कांग्रेस कुंभी समाज को मोबिलाइज करता है मुन्ना भाई, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी नहीं करता? ऐसा नहीं है, राजनीतिक पार्टियां हैं और समय के अनुसार व्यक्ति विशेष और व्यक्ति की कोई जो कार्यशैली समाज के प्रति और राजनीति में उनकी भूमिका के आधार पे हर पार्टी उसको तवज्जो देती है, मेरा ऐसा मानना है। और एकदम हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पार्टी एकदम हर समाज को भूल जाए। तो हमारे बीच महिलाओं के रूप में एक ही इकलौती महिला है, वो काफ़ी तेज़ तर्रार हैं, सोनू जी। अभी आपने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने बताया है, तो दोनों दलों को लेकर क्या मानती हैं आप?
भैया देखिए, अब विधानसभा चुनाव में जितने भी चुनाव हुए हैं अभी यहाँ पर, जब से मतदान करते आ रही हूँ, मैंने देखते में आया कि अब जो समाज है हमारा जागरूक हो चुका है। काफ़ी युवा नेता भी हमारे पास है और बहुत सारे लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अन्य पार्टी का, कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है। हम लोगों को क्या होता है, जब कोई भी दिक्कत आती है तो हम डायरेक्ट सांसद विधायक तक कई बार नहीं भी जा पाते, लेकिन हम हमारे समाज से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं युवा नेता, उनसे उम्मीदें रखते हैं। और दुख तब होता है जब वो लोग इतने मेहनत करते हैं और बन के आए हैं पार्टी में और उनको अनदेखा कर दिया जाता है। कई समस्याएं हमारी ऐसी होती है जो हमारे, जैसे मान लीजिए शैलू भैया भी जनपद सदस्य हैं और बहुत से जैसे नेता हैं जो कांग्रेस में भी रहे, भाजपा में भी रहे, हम उनके तक जाते हैं, लेकिन जो ऊपर की पार्टी है उनको डायरेक्ट अनदेखा कर देती है। तो इस बार का जो मतदान रहेगा हम वो देखते हुए तो करेंगे कि हमारे जो समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या हमारे समाज से जो युवा नेता निकले हैं उनको पार्टी कितना महत्व देती है, कौन सी पार्टी कितना महत्व दे रही है और उनको आगे उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, या उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अगले विधानसभा में तुमको टिकट दिया जाएगा या इस विधानसभा में तुमको टिकट दिया जाएगा। तो इस बार तो ध्यान दिया जाएगा। देखिए, कुनबी समाज में एक बात सामने आ रही है कि इस बार सबक सिखाने के मूड में हैं, और लेकिन किस पार्टी को सिखाएंगे किसको नहीं सिखाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि कुनबी समाज किस तरह के विकास चाहती है। सर देखिए, अभी जो चूँकि हम भी युवा हैं और अभी जैसे कहा जा रहा है कि भारत देश युवाओं का देश है, तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को जिस प्रकार की फैसिलिटीज़ अभी मिलना चाहिए, खासकर मैं कुनबी समाज के साथ साथ दूसरे समाज की बात करूंगा, वो फैसिलिटीज़ व्यापक मिल नहीं रही है। जैसे हमारे बड़े भी अभी मनोज भैया ने बात करी, यदि ओबीसी समाज की बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल नहीं है उनके लिए, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, पढ़ने की सुविधा नहीं है। और आप ग्रामीण अंचल में जाएंगे तो वहाँ पर स्थितियाँ और ख़राब है। और कॉलेजेस यदि आप देखे जाए तो एक GH गवर्नमेंट कॉलेज है, तो कॉलेज अच्छे कॉलेजेस आना चाहिए, अच्छे टीचर्स आना चाहिए। शिक्षा और रोजगार यदि मिलेगा तो युवा भरपूर वोट करेगा। बहुसंख्यक समाज को राजनीतिक दल हाथों हाथ लेते हैं। रवि भैया, क्या लगता है यहाँ पर है ऐसी स्थिति? ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधियों ने कोई काम किया नहीं है, समय समय पर काम किया गया है, पर अब ऐसा है कि आदमी चाहेगा कि हर समस्या का निदान हो जाए तो एकदम से नहीं होता है। ज़िले में विकास वैसे हुआ है, हर क्षेत्र में देख लो आप, पानी, बिजली, सड़क, विकास तो हुआ है। अपन ये नहीं बोल सकते कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। कुछ सेंटर की कुछ बड़ी योजनाएं आना था वो नहीं आ चुकी, हमारे जैसे बड़े उद्योग जो आना चाहिए। अब उसके लिए तो प्रदेश ने जितना किया, पर सेंटर से बड़ी स्कीमें नहीं आई। हमारे यहाँ सांसद जी रहे, पर सांसद से हम उतने खुश नहीं रहे क्योंकि कोई बड़ी योजना नहीं ला पाए आज तक। सांसद जी बड़ी योजना नहीं ला पाए और समाज खुश नहीं दिख रहा है। गोलू जी, बताइए कि कुनबी समाज की बड़ी सराहना होती है, कई नवाचार होते हैं समाज के अंदर, तो क्या प्रेरणा समाज के अंदर जाती है इसको लेकर? समाज के अंदर तो देखो, अभी की स्थिति में जो समाज है हमारा, जो गरीब तबका गांव का है, गांव में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी। और समाज भी, अभी आपने देखा होगा, हर समाज को गवर्नमेंट के द्वारा ज़मीन दी गई है, लेकिन मेरे नॉलेज में कुनबी समाज को कहीं पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भूमि नहीं मिली गई, क्योंकि यहाँ लाखों की पब्लिक है, लेकिन यहाँ भवन भी छोटा है हमारा। और दूसरा हमारा एक जो चल रहा है मंदिर को लेकर, तो हम जिस भूमिका में काम कर रहे हैं, आपने सुना ही होगा, तो 1955 के पहले ये महाराष्ट्रीयन क्षेत्र में था, तो पूरे पेपर्स मिले हैं। और ट्रस्ट और न्यास वो स्वयंभू न्यास है, तो कई हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है अगर से उसको न्यास में यहाँ के ज़िले के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उसको अगर से अच्छे से चिंतन मंथन करें, क्योंकि उसमें PMO की भी जांच चल रही है। आपने देखा होगा, पेपर पढ़े होंगे। तो मेरा निवेदन है जितने भी जनप्रतिनिधि है कि उसको न्यास बना दिया जाए। न्यास बनने से बड़े बड़े मंदिर में 30-35 हज़ार, आज पहले अपन महाकाल जाते थे 30-35 हज़ार लोगों का टारगेट था, 1.5 लाख लोगों का हो गया। तो ये कहीं ना कहीं न्यास बनेगा तो इससे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ज़िले की पहचान भी बढ़ेंगी। मेरा बस ये निवेदन। जैसा गोलू जी ने बताया कि कुनबी समाज के लिए सरकारी ज़मीन नहीं मिली, तो जिसके कारण मंगल भवन जो जैसा बनना चाहिए, क्योंकि चूँकि समाज बड़ी है तो कार्यक्रम बड़े होते हैं, लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, उस हिसाब से निश्चित तौर पे जगह कम है। तो क्या लगता है कि सरकार? मैं लगभग 1 वर्षों से ग्राम प्रधान भी हूँ और निचले स्तर से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत सारी उम्मीदें गांव वालों से रहती है मेरे फेवर में। ये अभी बघोली ग्राम से हूँ मैं, तो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, उनको बिठाने के लिए उत्तम व्यवस्था ही नहीं है, बजट नहीं है करीब 10 वर्षों से सरकार के पास में। तो आज मैं पंचायत में, मुझे 3 कमरों में मेरे बच्चों को बिठाना पड़ता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत गंभीर है अभी हर ग्राम पंचायत के।
हिसाब से ये चीज़ें पहले शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए। 2013 में बैतूल विधानसभा में भाजपा की 5 सीटें थी। 2018 में भाजपा ने कुणबी समाज के किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दी, तो कारण ये था कि 5 में से 4 सीट हार गई। तो इस बार क्या लगता है आपको? कुणबी समाज का पलड़ा आज भी भारी है और ये निर्णायक भूमिका निभाएगा भी। और हम तो जो भी प्रत्याशी विजयी होगा, जीतेगा या जो भी इसमें चयन होगा, हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमारे समाज का कल्याण बोर्ड बने, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भी सरकारें रही है सभी समाजों के बोर्ड बने हैं। और हमारी मांग, सबसे बड़ी मांग हमारी ये रहेगी कि हमारे समाज का बोर्ड बने, कल्याण बोर्ड बने। और जो हमारा समाज बहुतायत में बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ है और हमारा शिक्षा का स्तर सबसे निम्न है, तो आज हम सभी ग्रामीण परिवेश में अगर देखते हैं तो हमारा शिक्षा का स्तर बदलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे ही समाज के बच्चे अधिकतर पढ़ते हैं और वही भविष्य के निर्माता है। इसीलिए उसका स्तर जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है उतना ज़्यादा हमारे समाज का भी निर्माण होगा। और इस बार समाज बिल्कुल निर्णायक भूमिका निभाएगा। समाज उपेक्षा सहन नहीं करेगा, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत है और जो भी पार्टी उसकी उपेक्षा करेगा उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि जो स्कूलों की हालत को लेकर बात की ग्रामीण क्षेत्रों में, तो क्या अपेक्षा है आपकी कि सरकार को क्या करना चाहिए? जी, मैं पहले बोलना चाहूँगा कि स्कूलों में जो है ना, पढ़ाई का स्तर सुधरना चाहिए। प्रॉपर टीचर है नहीं और बैठने की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है। प्राथमिक शालाओं में स्थिति बहुत दयनीय है। 20 सालों से सरकार है, उसके बाद भी मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था हो नहीं पाई है। बैतूल ज़िले में रोज़गार जो है, रोज़गार के लिए उद्योग स्थापित होने चाहिए। आज तक एक उद्योग बैतूल ज़िले के नहीं, मतलब बैतूल ज़िले के लिए नहीं आया, जो कि आना चाहिए था। यहाँ पे रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है बैतूल ज़िले के लिए। बैतूल में रोज़गार की समस्या है, तो क्या जो कुणबी समाज के युवा हैं जो पढ़ लिख के बाद क्या करते हैं? यहाँ रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी पार्टियाँ आती हैं चुनाव के वक्त वो प्रलोभन तो दे देती है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो वो पलट जाती है। और जो यहाँ के जो युवा है, रोज़गार उपलब्ध न होने के कारण यहाँ से बाहर जाके रोज़गार का कार्य कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ मतलब रोज़गार का साधन उपलब्ध होना चाहिए, जिससे युवाओं को यहाँ रोज़गार मिले, यहाँ व्यवसाय उनका फैले फूले और लोगों को बाहर पलायन न करना पड़े। पड़ोसी ज़िला छिंदवाड़ा जो है उसको एक मॉडल ज़िला बोला जाता है और उसके विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उसका असर बैतूल में क्यों नहीं दिखता? इसके लिए तो हम अपने जनप्रतिनिधियों को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि विकास की नदियाँ जब भी बहकर आती है तो इनके माध्यम से आती हैं। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि नाकामयाब रहे। बैतूल जीएच कॉलेज जो महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं सरकारी, सबको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में जोड़ दिया था। हालांकि वापस बरकतुल्लाह में आ गए, बच्चे काफ़ी परेशान हुए, तो क्या ये उचित था? देखिए, यहाँ पर सांसद पिछले 27 सालों से बीजेपी का है, उसके बावजूद वो नाकामी का ठीकरा पड़ोसी ज़िले के सांसद के ऊपर फोड़ रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? यहाँ बीजेपी के सांसद होने के बाद भी, यहाँ पर बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी गली से लेकर के दिल्ली तक इनकी सरकार है, फिर कैसे काम नहीं कर रही है? यहाँ के लोग अगर परेशान हो रहे हैं और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अगर हमारे पास में यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो हम लोग इसका किस तरह से और किसको दोषी मानेंगे? जिसकी सरकार है उसको। चलिए, सैलू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक है हमारे पास, पर्याप्त मात्रा में है। और स्कूलों की स्थिति हम देख रहे हैं कि कहीं 4 बच्चे, कहीं 5 बच्चे हैं और 4-4, 5-5 टीचर भी हैं। हम सब ने मानसिकता ये बना ली है कि प्राइवेट में ही पढ़ाना है, तो हमें भी अपनी मानसिकता में सुधार लाना चाहिए। और मैं तो सरकार से एक अनुरोध करूँगा कि वो एक ऐसा कानून लाएं कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के और सरकारी संस्थाओं में पढ़ के आगे बढ़ता है, उसको सरकारी नौकरी का प्रावधान पहले होना चाहिए। इससे हमारे जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, कम से कम वो वापस चालू हो जाएंगे। बड़ा अच्छा सुझाव है सैलू जी का। और हम ये बात करेंगे कि प्रदेश की जो सरकार बनती है उसमें कहीं ना कहीं बैतूल ज़िला का बड़ा योगदान होता है। 2018 में यहाँ से 4 सीट बीजेपी हार गई थी, जिसके कारण प्रदेश की सरकार नहीं बन पाई थी।
तो क्या अपेक्षाएं हैं कि जो सरकार जैसी बनना चाहिए? फिर से हम यही चाहेंगे कि मैं एज अ कांग्रेस से बिलोंग करता हूं, तो मैं चाहूँगा कि इस बार शायद वापस पाँचों हम जीत के हमारे 5 विधायक जाके फिर से प्रदेश में परचम लहराए और हमारे बैतूल ज़िले के लिए कुछ अच्छी योजनाएं लाके अच्छी बड़ी फैक्ट्रीज़, मेडिकल कॉलेजेस, एग्रीकल्चर कॉलेजेस लाएँ। यही हम उम्मीद करेंगे और यही अपेक्षा रखते हैं हमारे जो जनप्रतिनिधि जीतेंगे इस बार। कैसे विधायक चुने जाने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारा जनप्रतिनिधि हो उसकी अंदर एक अच्छी दूरदर्शिता हो, अच्छी इच्छा शक्ति हो। जब तक उनकी दूरदर्शिता नहीं होगी और अच्छी इच्छा शक्ति होगी, वो कुछ अच्छा विकास कार्य नहीं कर पाएंगे। जब तक उनके पास आगे को जो एक मॉडल बैतूल के लिए होना चाहिए, बैतूल का हम पिछले सालों से तुलना करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा विकास हमको कहीं दिखता नहीं है। एक वैसा व्यक्ति चाहिए कि जिसकी बहुत आगे की सोच होगी, आधुनिक बैतूल कैसा हो, जहाँ पे हर सुविधाएं हो, यहाँ के लोगों को बाहर पलायन ना करना पड़े, बैतूल में रोजगार के लिए अच्छा अवसर हो, इस तरह से। और एक ये भी चाहूँगा कि इस बार जनता जनार्दन से भी ऐसी उम्मीद हम चाहते हैं हमारे पूरे समाज से कि ऐसी संख्या में बहुमत वाली सरकार बने कि जो पिछले साल जैसा हुआ था कि तोड़ फोड़ की राजनीति और ये सब ना हो, स्पष्ट सरकार हो, जनादेश वाली सरकार हो और अच्छी इच्छा शक्ति से जो काम करे और मध्य प्रदेश का विकास करे और साथ में बैतूल का विकास करे और बैतूल को एक स्वर्णिम बैतूल बनाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसा जनप्रतिनिधि हम चाहते हैं, दूरदर्शी वाला। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसमें कुछ कुणबी समाज को मिला? 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही थी उसमें प्रदेश के विकास के तरफ, प्रगति की तरफ बढ़ ही रहे थे। धीरे धीरे हमारे कैबिनेट मंत्री रहे पानसे जी ने मुल्ताई क्षेत्र में ज़िले के लिए परियोजना लाई थी, जो पीएचई मंत्री थे, और आज 700 करोड़ की परियोजना जल्द मुल्ताई में चालू भी है। तो विकास की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन अब तोड़ फोड़ की राजनीति हुई, अब उसमें सरकार गिर गई तो बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाया, हमें उतना समय नहीं मिल पाया कि बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे। लेकिन एक प्रयास जारी था और प्रयास ज़िले के लिए भी जारी था। पानसे जी की सोच थी कि हमारा ज़िले में ऐसे अच्छे कार्य हो, पहले पानी की समस्या का समाधान हो, इसलिए पूरे ज़िले का उन्होंने एक रोड मैप तैयार भी किया था और उस पर कार्य भी कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य सरकार नहीं रही हमारी, इसलिए वो काम अधूरे रह गए। उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय समाज भी और यहाँ की जनता भी अगर देगी तो फिर वो जो रुके हुए काम है उसको सुचारू रूप से फिर चलाएंगे। जहाँ परिस्थिति ये बनती है कि कुणबी समाज के ही दोनों प्रत्याशी मैदान में रहते हैं, तो ऐसे में किस प्रत्याशी को चुनना पसंद करते, किस तरह के? देखिए, प्रश्न बड़ा गंभीर है आपका, इसका जवाब देना बड़ा कठिन है। जब दोनों ही प्रत्याशी समाज के होंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष को देख के ही मत किया जाता है। और बिल्कुल डेफिनेटली अगर दोनों प्रत्याशी अगर हमारे समाज से होते हैं तो हम सब उस प्रत्याशी को अच्छे से जानते हैं, बचपन से देखा हुआ होता है और पार्टी भी उसमें बहुत बड़ा एक निर्णायक भूमिका निभाती है। तो उस स्तर पे हम ज़रूर ये माना जाए कि जो जीता है वो समाज के लिए समर्पित होता है। हाँ, डेफिनेटली, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज देखिए सारी पार्टियां कुछ ना कुछ घोषणाएं करती हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, महिलाओं को बहुत सारा पैसा दे रही है फ्री में। लेकिन ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा जनता का पैसा है। आज हमने मतदाताओं को या हमारी जनता को वो प्रलोभन दे दिया है कि चुनाव के पहले बहुत सारी रेवड़ियाँ बांट दो और सही प्रत्याशी का चुनाव नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं इस पर चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मेरा ऐसा मानना, राजनीतिक पार्टियों को इतना पैसा व्यर्थ देने की बजाय कुछ रोजगार के उपक्रम दे दे ताकि ज़िंदगी भर वो पैसे की अर्निंग कर सके, तो इस और ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं मतदाता से भी कहूँगा, सरकार देती है बिल्कुल लीजिए, लेकिन अपना वोट आप उसी को दीजिएगा जो निर्णायक भूमिका में और आपके साथ बहुत अच्छा काम कर सकती है। रेवड़ी की बात आई है तो फिर सोनू जी आपसे पूछेंगे कि महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। सर देखिए, अभी इस साल चुनाव है तो उन लोगों ने नई नई योजनाएं ला ली, बाकी 5 साल से तो मामा जी नज़र ही नहीं आ रहे थे। अब जब नैया लगे डूबने तो फिर मामा जी आए। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि महिलाएं अभी फ़िलहाल में उनको जो बोला गया था वो पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा आ कहाँ से रहा है? हमारी जेब से आ रहा है ना, टैक्स जो भर रहे हैं। मैं तो लाडली बहना में भी नहीं आती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे लाडली बहना ही नहीं माना, तो मैं कोई विशेष रूप से टपकी थोड़ी ना, बहना तो मैं भी होनी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने रोजगार, मैं उनका सपोर्ट करती यदि वो उन महिलाओं के लिए पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्रीज ले आते जिसमें केवल महिलाओं को वर्क दिया जाता ऊपर से लेके नीचे तक,
तो फिर वो महिलाओं को कभी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उनके कब तक के मदद करेंगे, क्योंकि आपके चुनाव तक के करेंगे, लेकिन उनको रोज़गार दे देते तो शायद वो कभी किसी की मदद की मोहताज नहीं होती, वो खुद अपना सेल्फ काम करती। यहाँ पर रोज़गार मांग रहे, लेकिन ये लोग रोज़गार इसलिए भी नहीं देना चाहते, सबको पता है कि रोज़गार की कमी है। इतने लड़के जुलूस में आते हैं या इनकी रैलियों में आते हैं तो कहाँ से आते हैं, क्योंकि वो लोग बेरोज़गार है। यदि उनके पास काम रहेगा तो कहाँ से रहेंगे, झंडे उठाने वाले बंद हो जाएंगे, इसलिए रोज़गार ये लोग ना लाए हैं और ना लाएंगे। कुणबी समाज अपने लिए ये सब चीज़ें नहीं सोच रहा है, कुणबी समाज के लिए सोच रहा है कि सभी को रोज़गार मिले। और हम रवि भाई हमारे साथ हैं, तो ये जो मांग आ रही है बार बार कि रोज़गार के साधन नहीं दिए जा रहे हैं, क्या सोचते हैं? हाँ भाई साहब, रोज़गार के साधन तो नहीं है हमारे यहाँ, बेरोज़गार, कृषि पर आधारित है हमारा ज़िला। और आज उस हिसाब से कृषि के लिए भी एग्रीकल्चर कॉलेज वगैरह जैसे होना था, बहुत दिनों से मांग चल रही कृषि की, और तो कहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हमारे ज़िले का दुर्भाग्य है कि हमने सेंटर में 9 बार लगातार सांसद पहुँचा है, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हमेशा दिए हमने, और प्रचंड बहुमतों से दिया है। उसके बाद भी उन सांसदों को भी कभी सेंटर में ऐसा कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला कि हम उनको कुछ बोले कि भाई कुछ बड़ी योजनाएं लाएं। तो ये हमारे ज़िले के लिए बड़ी, मतलब हाँ, हम लोग तो सोचते हैं कि क्या करें, हम जिता रहे, ऊपर से कुछ हो ही नहीं रहा, उनका होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ कुछ बड़ी योजनाएं आएँ। चलिए सैलू जी के पास आते जी। अब ये मुद्दा सामाजिक से थोड़ा राजनीतिक की तरफ चला गया। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार है, मामा ने भी बहुत कुछ दिया है और हमारे मोदी जी भी बहुत कुछ दे रहे हैं। तो इस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि सब तरह से हम फेल हैं। हाँ, कुछ मुद्दे होते हैं जिन पे किसी को व्यक्तिगत समस्या होती है, उसके लिए मैं स्वयं कहता हूँ कि हाँ हो सकता है, परंतु सरकार को नाकाम कहना मेरी नज़र में उचित नहीं होगा। तो ये थे हमारे कुणबी समाज के साथी थे। सबसे खास बात यह है कि वो समाज के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इस ज़िले में शिक्षा का स्तर उठे, रोज़गार के लिए यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाए, मेडिकल कॉलेज लाया जाए, एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए, जिससे यहाँ का शिक्षा का स्तर ऊपर आएगा तो बच्चों को रोज़गार मिलेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे। जो रेवड़ी बांटने की बात सामने आ रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।